बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमार फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स के तहत आज हम एक प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कम्युनिटी में और जनरल पब्लिक में कोरोना से मुतालिक जो मालूमात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सके, कुछ सवालात किए जाएंगे, कुछ जवाबात होंगे और कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसे सवालात इसमें इस प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाएं जो कि हमारी आवाम, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको उमूमन किसी डॉक्टर या किसी काबिल शख्स के पास बैठे हों, शायद उनको जवाब ना मिल सके। तो ऐसे आम फ़हम जवाबात आपको दिए जाएँगे जिससे आपकी कोरोना से मुतालिक मालूमात भी बढ़ेगी और कोशिश ये होगी कि कोई अगर मिथ्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, उसको क्लैरिफ़ाई किया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे सवालात का जवाब देने के लिए हमें किसी ख़ास शख़्सियत की ज़रूरत होती है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी ही ख़ास शख़्सियत को दावत दी है। सुनने वाले और देखने वाले उनसे शायद वाक़िफ़ भी हों काफ़ी बड़ी तादाद में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद इमरान। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं डॉक्टर साहब का कराऊँगी। ग़ालिबन वो मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन के, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है अपने नए सुनने वालों को बताना कि तकरीबन 22 साल से डॉक्टर साहब मेडिकल के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर के फेलो हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस आयरलैंड के मेंबर भी हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब मेलबर्न में सेंट ऑल्बंस में एक जीपी के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और कम्युनिटी की बड़ी तादाद डॉक्टर साहब के पास अक्सर आती है अपने मसाइल लेके। तो वंस अगेन हम डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब सवालात तो बहुत हैं और क्वेरीज भी बहुत हैं। हमने अपने कम्युनिटी मेंबर्स से भी सवालात इनवाइट किए थे जो कुछ मेरे पास हैं। तो प्रोग्राम में कोशिश ये होगी कि हम एक बैलेंस रखें, कुछ नॉलेज और कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम सवालात आपसे पूछना चाहते हैं। तो हुँ, पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहब वायरस के मुतालिक ये है कि ये अचानक से वायरस आया दुनिया में और इतनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ अफ़ेक्ट हुई हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी अफ़ेक्ट हुई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मिथ है, ये कोरोना कुछ नहीं होता। तो आप ज़ाहिरन डॉक्टर के हिसाब से, लेकिन एक आम कम्युनिटी के मेंबर के हिसाब से भी आपके पास एक बैलेंस्ड इसके लिए क्या जवाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू गिव सच अ इम्पोर्टेंट टॉक ऑन दिस करंट कोरोना वायरस पैंडेमिक। इसमें एक एक चीज़ जो कि मैं इसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कोरोना के बारे में जो भी मिथ्स थी, वो मोर और लेस अब दे हैव ऑलमोस्ट दे हैव डाइड आउट। कोरोना एक वायरस है जो कि कोरोना फैमिली से जो कि ताल्लुक़ रखता है, जो कि करंटली इसका इसका जो एग्ज़ैक्ट नेम है, जिसकी वज़ह से ये सारी पैंडेमिक फैली, वो है सार्स कोव 2, जो कि एक कोरोना वायरस का ही एक ये नोवेल वायरस है, जो कि इस फैमिली में से एक वायरस म्यूटेट हुआ और फिर इसकी विरुलेंस यानी इसकी जो अ, डैमेज करने की, डिज़ीज़ को, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने की, ओवर ट्रिगर करने की जो एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो गई। और ये तो अब फॉर श्योर ये तो एक रियलिटी है, इससे तो कोई डिनाई नहीं। जी। शायद बहुत ही माइन्यूट नंबर में कुछ लोग जो ऐसे रह गए हों, जो फॉर सम रीज़न शायद अभी भी उसमें हैं। अनलेस कि उनमें से किसी को खुदा न ख़ास्ता किसी की फैमिली में जिनको हुआ हो, तो फिर वो भी अब एक्सेप्ट करते हैं। मैं पर्सनली ओवरसीज़ में और यहाँ पे भी कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ, कि जो इसी डिनायल में थे, बट व्हेन समथिंग हैपेंड, इन्फेक्शन हैपेंड टू देयर बिलव्ड वन, only then they realize that it's a reality. It's not a myth, it's not a fiction. बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मुफ़स्सिल जवाब डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि जब तक आपके ख़ानदान का कोई अपना मुतासिर ना हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। तो बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस हर कोई आजकल पब्लिक सर्विस मैसेजेस बहुत सारे कम्युनिटी में रिलीज़ किए जाते हैं कि हाथ धोइए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और जो आपके क्लोज़ कॉन्टैक्ट में अगर कोई मरीज़ हो, तो उससे ज़ाहिर है आपको एहतियात बरतनी है।
लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसा तरीका है जो कोरोना फैल सकता है? मिसाल के तौर पे हम जानते हैं बहुत सारे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं। तो कोरोना क्या सिर्फ टच करने से या सरफेस के ज़रिए से ही फैलता है या कोई और भी तरीका है इसके फैलने का? शुरू में जब ये आया था तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी थी इन्फॉर्मेशन की, जब बिल्कुल शुरू में जब ये शुरू हुआ, तो इसके बारे में एक ये था कि इसका जो ड्रॉपलेट इसको जो चाहिए उसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए और इस वज़ह से ये शायद ये भी डाउटफुल था कि मास्क का फ़ायदा होगा कि नहीं, तो सर्विसेज़ पे ज़्यादा। लेकिन ओवर लास्ट 18 मंथ्स अब ये कन्फर्म्ड है कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। सर्विसेज़ पे तो है ही है, जो तो वो तो हमें करना ही है, लेकिन ये एयरबॉर्न इसका प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, वो एयरबॉर्न है। तो इसमें मास्क की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बड़ी वाइटल है। जो कि अनफॉर्चुनेटली इनिशियल फ्यू मंथ्स में इवन ऑफिशियल लेवल पे थोड़ी-सी अंडर एस्टिमेटेड थी ग्लोबली पिछले साल। हुँ, हुँ। अब तो ये मतलब एवरीवन इज़ वेल वेल वर्स्ड विद दिस इन्फॉर्मेशन कि अब मास्क जो है दैट इज़ मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी। वन शुड मस्ट वियर मास्क व्हेन आउटडोर। फिर इसके साथ दूसरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके लिए ईज़ी टू रिमेंबर कि इधर वो 1.5 मीटर या 2 मीटर कुछ जगहों पे अब ज़्यादा उसको टू बी ऑन द सेफ साइड हो गया है। तो एक एडल्ट की जो 2 आर्म्स हैं, यानी इफ आई एक्सटेंड माय आर्म एंड इफ द अदर पर्सन आल्सो एक्सटेंड देयर आर्म, वी शुड नॉट बी एबल टू टच आवर हैंड्स। तो दैट इज़ द सेफ डिस्टेंस कि इसमें इसमें ये है कि जो एटलीस्ट हमारी साँस से जो है वो नहीं फैल सकता, अनलेस कि समवन इज़ हैज़ had coughed or has sneezed. So airborne is the primary route of transmission. Uh, the most important thing is mask, hand hygiene for sure, definitely. इसके अलावा कुछ मैनूवर्स हैं स्नीजिंग के लिए, आप अपनी एल्बो को यूज़ करें और या अगर नहीं याद रहा तो चलें फॉर सम रीज़न अगर मास्क नहीं था तो कवर योर माउथ एंड नोज। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। So face mask, uh, precautions during coughing, sneezing, hand hygiene, and if you have any symptoms, regardless of their severity, if they are mild symptoms, fever, dry cough, tiredness. Simple tiredness can be the if you have unexpected, unexplainable, uh, recent onset, like within last 3 days, अगर आपको unexplained tiredness शुरू हुई है, तो that could be the preliminary feature of corona हुँ, हुँ। or viral illness. So these three: fever, tiredness, and dry cough. These are the three most common features. Uh, if someone has got these, so they should be on alert. Ideally, they should volunteer to get tested. Uncommon symptoms may uh, loss of taste, loss of smell, uh, redness of the eye, the conjunctivitis जिसे हम कहते हैं, जी। लूज मोशंस हो सकते हैं। सो अगला मेरा सवाल इन्हीं सिम्पटम से ही मुतालिक मैं जानना चाहती हूँ ख़ास तौर से कि ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर से मेलबर्न में जैसा कि हम सब जानते हैं फ्लू का मेरे ख्याल से कम 2 दफ़ा साल में एक एपिडेमिक सा रवां हो जाता है। तो आजकल भी फ्लू के सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब आपके ख़्याल में कोई ऐसा तरीका है कि हम देख के बता सकें या मरीज़ खुद फ़ील कर सके कि मुझे इस वक़्त फ्लू हो रहा है या मुझे कोरोना के सिम्पटम्स हैं तो मुझे चेक करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए? बहुत मुश्किल है क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स है वेग होते हैं। उनमें पिन पॉइंट करना वास्ट मेजॉरिटी जो वायरसेस हैं उनमें बड़ा मुश्किल है। बट यूजुअली एक से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। ऑफन देयर इज़ अ ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। डायरिया होगा, फटीग होगी, बॉडी पेन्स होंगी या ड्राई कफ होगी, ड्रिपिंग नोज हो सकता है, उसके साथ बॉडी पेन्स, फटीग। जो कोविड है, कोविड 19 वो एक्चुअली इसकी कॉम्प्लिकेशन है कोरोना की। अच्छा। तो कोविड 19 तो वो है कि जब ये अपना जो कि इसका मोस्ट ड्रेडफुल डैमेज है, जो कि लंग्स को ये डैमेज करता है, वो हो जाए तो दैट इज़ कोविड 19। So, but by default now, everyone we are all saying it COVID, and so it's easy to say it's not right and wrong,
और आई वाज़ जस्ट क्लैरिफाइंग, तो उसमें जब अगर किसी को इन सिम्पटम्स के साथ, ड्राई कफ के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर आनी शुरू हो जाए, तो दैट मीन्स नाउ द थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड far, or probably now COVID could possibly has established. So that's kind of an emergency then. ठीक, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने इस वक़्त नुक्ता हमारे सामने बयान किया है, बिकॉज़ हम तो हर रोज़ आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फलाने को कोविड हो गया है या हमारे किसी रिश्तेदार को कोविड हो गया है। सो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबको निमोनिया हुआ हो। किसी को Exactly. सिर्फ़ इन्फेक्शन है और किसी को निमोनिया है। ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया में और मेलबर्न में आप तो डेली बेसिस पे मेरे ख़्याल से लोग देख रहे होंगे ऐसे मरीज़, या टेस्टिंग के लिए भेजते होंगे आप उनको। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से कम्युनिटी ग्रुप्स हैं या कम्युनिटी में ऐसे कौन से खास सिलेक्ट पेशेंट्स हैं जो कोरोना इन्फेक्शन उनको होता है, लेकिन उनके अंदर रिस्क ज्यादा है कि वो कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएं या कोविड 19 उनको हो जाए? उसमें एक तो एज है, तो जो एज अबव 60 है, उनको जो है ये ज़्यादा रिस्क है। हम्म, जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स थे, जिस या स्मोकर्स हैं जो लोग, उनको ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उनको अंडरलाइंग लंग डैमेज जो है ना, ऑलरेडी उनके लंग्स जो है उनकी कैपेसिटी लो है। इसी तरह से पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि हम्म, डायबिटीज़ में इम्यूनिटी इंसान की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फिर हार्ट के पेशेंट्स जो हैं, क्योंकि हार्ट की वजह से जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, तो हार्ट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन वो जो है आती है। और अगर ऑलरेडी हार्ट के कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको स्टेंट्स लगे हों, या हार्ट फेलियर के जो पेशेंट जिनके लंग्स कंजेस्टेड रहते हैं, तो उनको बड़ी जल्दी इसकी यानी उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा सा स्लो है, और उनको कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क इन लोगों को ज़्यादा है। फिर कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट्स जो किसी वजह से ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट्स की डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, या उर्दू में जिसे हम गंठिया कहते हैं। या सोराइसिस के कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं। ये कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट्स होते हैं जो ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। तो उनकी इम्यूनिटी, वो फिर कोरोना को को यानी कोरोना से फिर उनका कोविड में ट्रांसफर होने का चांस थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो यानी इन तमाम जो सबसेट्स ऑफ पेशेंट्स हैं या इन तमाम मरीजों को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल से यही वजह है कि वैक्सिनेशन इन ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स में उस पे बड़ा स्ट्रेस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, अब बात का रुख थोड़ा-सा पब्लिक इंटरेस्ट क्वेश्चन की तरफ मोड़ते हैं। सवाल ये है जो कुछ लोगों ने काफ़ी दफ़ा मेरे साथ रेज़ किया, कुछ लोग जानना चाहते हैं इसको कि कुछ लोगों का ख्याल है फॉर एग्जांपल कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो गरीब ममालिक हैं दुनिया में, मिसाल के तौर पे उसमें कुछ साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज भी आते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है क्योंकि वो इतने ज्यादा इन्फेक्शन से गुजर चुके हैं कि जनरली उन्होंने शायद कोविड को और कोरोना को बेहतर तरीके से टॉलरेट किया है, जबकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों ने शायद ज्यादा सफर किया है। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? ये एक थ्योरी आई थी वैसे, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान आई कैन रिलेट, इफ यू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स या जो उसमें वहाँ पे थोड़ा-सा ये नज़र एक आता है कि वहाँ पे ये, बट टू बी ऑनेस्ट नो वन रियली नोज़ कि हाउ कम ये उसमें एज़ अ बिलीफ लोग कहते हैं कि क्लियरली एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड है अल्लाह के, क्लियरली नज़र आती है उसमें। जी। उसमें कोई कैलकुलेशन से बियॉन्ड वो एक बात है। उसमें एक थ्योरी ये थी कि ये जिन कंट्रीज़ में ये हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जो थी वो किसी दौर में वो एंडेमिक थी। तकरीबन जी। हर बंदा जो है ना उसका, वो आप टेस्ट करें तो वो एक्सपोज़ उसका वो आता है। तो ये एक कॉइन की गई थी एक थ्योरी कि पॉसिबली जो टीबी, क्योंकि टीबी बड़ी यूनिक इन्फेक्शन है। जैसे टीबी की वैक्सीन जो है ब्लैडर के कैंसर में यूज़ होती है। हम्म। हालाँकि वो है वैक्सीन, मगर वो एक तरह की कीमोथेरेपी। तो वो क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसे ट्रिगर करती है। तो एक था ये कि शायद कहीं पॉसिबली कि एक एक क्रॉस कवर लेती है वो। लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी तक कोई रिसर्च नहीं, क्योंकि पिछले साल के, क्योंकि इतना chaos इसकी वजह से हो गया कि वो रिसर्च अभी शायद हो फ्यूचर में।
तो उसमें आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी क्लियर एविडेंस के इन थर्ड वर्ल्ड people there is any extra immunity against corona. तो हमें इस मामले में मेरे ख्याल से जनरल पब्लिक को भी ये मशवरा देना चाहिए कि जब तक कोई क्लियर साइंटिफिक रीजन नहीं होता तो किसी भी किस्म की मिथ्स या इस तरह की जो अफवाहें जिसको कहना चाहिए उन पे बिलीव करने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन प्रोग्राम रोल आउट किया गया है तो उसके तहत काफी सारे लोगों की वैक्सीनेशन इस वक्त जारी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि ये एक फेस्ड प्रोग्राम होगा, यानी स्टेजेस के अंदर ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें कुछ हाई रिस्क ग्रुप, जैसा कि आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, उन ग्रुप्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी, फिर बाकियों को बाद में। तो इसकी कोई खास कोई और भी वजह है इस तरह से फेज आउट करने की? और दूसरी बात ये, सवाल का दूसरा हिस्सा ये भी बनता है कि क्या जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, क्या अब उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी हो जाएगी कि वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकते या वो खुद बीमार नहीं हो सकते? तो किस हद तक वैक्सीन कामयाब होगी? इसमें जो वैक्सीन को फेजेस में लगाने का जो प्लान गवर्नमेंट ने जो दिया, वो इसकी लिमिटेड सप्लाई की वजह से था। अच्छा। और उसमें फिर ये भी था, एक उसमें थोड़ी सी चीज़ जिसने कॉम्प्लिकेट कर दिया कि जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की तरफ है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी की, मतलब गवर्नमेंट हैड ऑल द गुड इंटेंशन टू वैक्सीनेट आवर होल पॉपुलेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, बट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन ओवरसीज यूरोप में और ओवरसीज कुछ एस्ट्राजेनेका, बिकॉज द साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जी। थोड़ी सी इन डाउट चली गई, डाउटफुल हो गई। People lost the confidence, even though the clotting risk factor is very rare. Like out of 1 million, only 6 people can have a chance of blood clotting. So in Pfizer, we didn't get enough Pfizer vaccine. Uh, जी। that's why government has to design this phase-wise rollout of the vaccine so that they can give to people who are at high risk. पहले elderly patients को उन्होंने जी। कहा, फिर उसके बाद उन्होंने एज ग्रुप को थोड़ा सा करते करते अब करंटली जो है जो एज क्राइटेरिया वो तो 40 है, लेकिन अगर कोई 40 से कम है मगर उसको कुछ वो डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज है या एडवांस कोई लंग डिजीज है, और जी। तो उनको वो लग सकती है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जैसे, तो वो उसमें एज नहीं, फिर उसमें वो एज को वो ओवर रूल करके उनको लग सकती है वैक्सीन। But that was the main, that you know, the demand and supply so that was the whole purpose behind that, to phase it out. ठीक। Regarding vaccine for the transmission, how effective it will be, उस पे एक चीज है कि जिसे हम कहते हैं कि कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन, जी। उसमें थोड़ा सा फर्क है। कोलोनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया या वायरस लगा हुआ है, हम्म। but it's not proliferating, it's not causing any inflammatory response, डिजीज नहीं कर रहा, बस वो कोलोनाइज है, बैठा हुआ है, ठीक। सांस के नाले में या कहीं पे। So a person who is vaccinated, fully immune, can still colonize, वो acquire कर सकता है, and can also transmit, although चूंकि वो colonize तो है, यानी फर्स्ट somehow उसने कैच कर लिया वायरस, जी। वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और कोई ज्यादा वो उसमें फ्लरिश नहीं कर रहा, तो उसकी ट्रांसमिशन जो है वो कम होगी। एस्ट्राजेनेका से जो फर्स्ट डोज के बाद ट्रांसमिशन का जो रेट है वो ड्रॉप हो जाता है 50%। ये ठीक। 35 टू फर्स्ट डोज के बाद 35 to 50% जो है उसकी ट्रांसमिशन का रेट डिक्रीज हो जाता है एस्ट्राजेनेका के बाद। और जो फाइजर है उसकी फर्स्ट डोज के बाद 50% रिड्यूस हो जाता है ट्रांसमिशन, यानी कि वो उस पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिशन नहीं होती आफ्टर फर्स्ट डोज, तो ट्रांसमिशन यानी काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन स्टिल इट्स पॉसिबल, 100% तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। तो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जो मेरे ख्याल से आम पब्लिक को भी
पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक काफ़ी रेजिस्टेंस है अवाम के अंदर और कम्युनिटी के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जिनका ख़्याल है कि वैक्सीन शायद इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो ये 50% और ये 30% का नंबर, अगर किसी के घर में कोई है, मरीज़ है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से जान सकता है कि ये नंबर कितना अहम हो सकता है। तो जी, हमारा सब हम मतलब बड़े से डॉक्टर हम सबका मैसेज तो सबके लिए, कम्युनिटी के लिए यही है हमेशा से कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, उनमें भी बीमारी होती है और फिर उनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सुन रहे हैं ये न्यूज़, खास तौर से इंडिया पाकिस्तान से हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं। तो फिर ये सवाल लोग उठाते हैं कि फिर वैक्सीन का क्या फ़ायदा है और हमने क्यों इसको अहम समझा हुआ है इस कदर। तो कुछ नंबर्स आपने बताए, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो हमें ज़रूर बताइए। वैक्सीन कोलोनाइज़ेशन को तो नहीं बचा सकती, कोलोनाइज़ेशन तो जी, भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन उसको वो इन्फेक्शन ये से फिर कोविड बनने से वो रोके, उसको इंटरसेप्ट कर देगी दरमियान में। और उसके बारे में जो है ना, मेरे पास एट हैंड एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं कि जिनको वैक्सीनेशन थी, वो एक्सपोज हुए, उनके घर वालों को हुए, वो ओवरसीज से वैक्सीनेटेड थे, गए, और दे ट्रेवल, दे मेट दोज पीपल हु unfortunately had COVID and हुँ, coronavirus infection, but they only had mild flu-like symptoms, and then they recovered. बिल्कुल। So, which is, I think, quite acceptable. At least it is preventing morbidity and mortality. बिल्कुल, बिल्कुल। सो इससे बढ़ के तो कोई फ़ायदा मेरे ख़्याल से इतना ज़्यादा विज़ुअली देखने में और नहीं मिलेगा हमें, जबकि आप देख रहे हैं अपने सामने कि एक शख़्स है जिसने वैक्सीन लगवाई है, वो बहुत माइल्ड सिम्पटम्स लेके गुज़र जाता है उस फ़ेज़ से, जबकि अनवैक्सीनेटेड लोगों के साथ काफ़ी बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की जहाँ बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस में यकीनन बुज़ुर्ग, बड़े और बच्चे सभी आते होंगे और लोग डिफरेंट सिम्पटम्स के साथ आते हैं। तो बच्चों और बड़ों में आपने कोई एक्सपीरियंस किया कि कोरोना किसी एक ग्रुप में ज़्यादा है, या बच्चों में अगर हम कोरोना के सिम्पटम्स देखना जाएँ, तो क्या सिमिलर सिम्पटम्स के साथ आते हैं बच्चे? सिम्टम्स सब ऐसे ही हैं, लेकिन बच्चों में यूजुअली कोरोना से कोविड होने का जो है, ये ऑब्जर्वेशन में यही आया है कि कम है, चांस बहुत कम है। हुँ, हुँ। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, तो कोरोना से फिर कोविड की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका चांस बढ़ता जाता है। तो फॉर सम रीज़न अगेन आई वुड से, एज़ एज़ पर माय बिलीफ कि विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अल्लाह की रहमत है कि बिल्कुल। वो जो है वो बड़े मामूली से सिम्पटम्स होते हैं वास्ट मेजॉरिटी में। कोई अभी तक ऐसा कोई सीरियस इलनेस नहीं, ना यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि ओवरसीज़ भी इन कॉन्टैक्ट रहते हैं अपने कोलीग्स के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। तो ये एक है, ये एक ऑब्जर्वेशन में है। मोस्ट लाइकली इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि वही इम्यून सिस्टम जो कि इंसान का डेवलप होता रहता है, और कोविड इंसान के इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन की वजह से जो साइटोकाइन स्टॉर्म एक आता है, और फिर वो साइटोकाइन स्टॉर्म कोलेटरल डैमेज करते हैं लंग्स को। तो प्रोबेबली बच्चों का इम्यून सिस्टम शायद ओवर रिएक्ट नहीं करता। हुँ, हुँ। तो पॉसिबली ये एक 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 पोस्टुलेट हुई हुई है थ्योरी। नेचर का मेरे ख्याल से सिस्टम बेहतरीन है कि बच्चे जो कि हमारे लिए ज़्यादा प्रेशियस हैं, बच्चों के लिए बीमारी को थोड़ा दूर रखा गया है, इम्यून सिस्टम को थोड़ी ज़्यादा शायद एक्सपोजर है, या जैसा कि आपने कहा कि वो साइटोकाइन स्टॉर्म के हिसाब से उनके अंदर वो इम्यूनिटी का वो लेवल आ जाता है कि वो एक्सपोजर के बाद भी शायद सिम्टम्स नहीं आ पाते। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल की तरफ मैं जा रही हूँ, और वो है साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स के डर से वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते। कुछ लोगों के अलग कंसर्न्स हैं और कुछ लोगों का ये कंसर्न है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक तो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो वैक्सीन लगाने के फ़ौरन बाद ही नज़र आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बाजू पे कोई निशान है या दुख रहा है बाजू, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर साहब, क्या सीरियस हो सकते हैं ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो अभी हमने नहीं देखे, क्योंकि वैक्सीन्स निस्बतन नहीं है अभी, हमने उनके ऊपर बहुत अरसे से रिसर्च नहीं की है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी लिस्ट है साइड इफ़ेक्ट्स की जो
कुछ सालों के बाद आएँ, और अगर आएँगे तो नहीं आए, अगर अभी तक हमने नहीं देखे हैं, तो किसी तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? नहीं, उसमें बड़ा मुश्किल, अब जैसे पोलियो की वैक्सीन थी, तो उसके बारे में एक रूमर्स इसी तरह से फैले कि ये फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें और जबकि बाद में ग्लोबली हर जगह पे पोलियो वैक्सीन जो है ना वो हुई हुई है। हम जी, सबको हुई है, हमारे बच्चों को हुई है, सब। तो इसी तरह से इसके बारे में भी इसी तरह के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट के बारे में एग्ज़ैक्टली यही पोलियो के बारे में जो था उन्होंने जो एक फैली बात, एक कन्फ्यूजन फैलाई गई। इसके बारे में भी इसी तरह का है कि शायद पॉसिबली इनफर्टिलिटी की तरफ ही लेके जा सकती है। और इस तरह की कोई फ़िक्शनल स्टोरीज़ जो हैं कि ये माइक्रोचिप है या कि इंसान की थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देगी। सो अभी आप देखें कि जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या स्पिरिचुअल लीडर्स हों, सब लोग लगवा रहे हैं और वो मीडिया के सामने आके लगा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दे रहे हैं ताकि एक लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आप इस चीज़ से बाहर आएँ और अ, वैक्सीनेशन की तरफ जाएँ, क्योंकि जब तक ग्लोबली वैक्सीनेशन नहीं होगी, हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो सकेगी, तो मुश्किलात जो हैं इसी तरह से बरकरार रहेंगी। अब आप देखें कि मैं वो एक चीज़ सोच रहा था कि एक डोज़ के बाद अगर 50% फाइज़र और ऑलमोस्ट 35 टू 50% एस्ट्राज़ेनेका की जो है प्रोटेक्शन जी। इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को, तो अगर दूसरी डोज़ के बाद वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, तो शायद यकीनन उससे ज़्यादा बढ़ेगी ट्रांसमिशन को रोकने की जो उसका जो पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के तो नहीं है कोई, क्योंकि वैसे ही टाइम ही नहीं इतना गुज़रा इसको बनने में, और वैक्सीन बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप ही स्लोली होती है ओवर द ईयर्स। तो आई थिंक इसमें टाइम लगेगा इसको आने में। इसकी अलबत्ता ये है कि अ, जिस तरह से जो करंट मैं इस टॉक से पहले भी थोड़ा-सा मैं स्टडी कर रहा था, तो ऐसा लगता है कि मोस्ट लाइकली इसकी शायद बूस्टर डोज़ जो है, एक पीरियोडिक बूस्टर डोज़ जैसे फ्लू वैक्सीन की होती है, जी। शायद वो लगवानी पड़े। अब वो उसके बारे में भी टाइम डिसीज़न करना पड़ेगा कि एवरी ईयर होगी या एवरी सेकंड या एवरी थर्ड ईयर, वो फिर ज़ाहिर है वो डिटरमिन करेंगे। और मेरे ख़्याल से जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे जाके, उनके याद दहानी के लिए कि वैक्सीनेशन वाक़ई बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ़ सेविंग है, और कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी आपको कोरोना के। और मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते? हाँ जी, एक चीज़ मैं कह रहा था कि ये जो फ़िगर मैं आपको बता रहा था, ये ट्रांसमिशन रोकने के लिए। जो ठीक। कोविड रोकने की है ना, कोविड से बचाने की, वो इनकी अबव 90% है इन सारी वैक्सीन्स की। यानी कि बिल्कुल। 90%, 94% उसके अराउंड है। तो जो जो हम मतलब जिस चीज़ से लोग बचना चाह रहे हैं, जो कोविड है, जो लंग्स को डैमेज कर जिससे डेथ हो जाती है, उनकी उसकी एफिकेसी इन सब की 90 प्लस है। 90 प्लस 93 के अराउंड। ठीक, ठीक। बड़ी अहम बात है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है? हाँ जी, मैंने सनशाइन हॉस्पिटल यहाँ मेलबर्न में अपनी फाइज़र की, मुझे दोनों डोज़ेज़ लग गईं। और बस 1 दिन के लिए मामूली सा जैसे फ्लू लाइक सिम्पटम्स होते हैं, थकावट और टायर्डनेस थी। तो उसके अलावा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी। मेरे ख़्याल से कि डॉक्टर इमरान की जैसी शख्सियत, या और हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनके इस इक़दाम से अगर वो वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है वैक्सीन के ऊपर। तो डॉक्टर साहब ने लगवा ली है, मैंने बज़ाते खुद लगवाई है वैक्सीन। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई ख़ास सिम्पटम्स 1 आध दिन के मामूली बुखार और दर्द के अलावा हम दोनों ने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। तो हम अपनी कम्युनिटी से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने के मैसेज के अलावा भी अगर आप अपनी कम्युनिटी को इस प्लेटफ़ॉर्म से कोई मैसेज देना चाहते हो, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएँ, और जो पहली डोज़ जब लगवाएँ, तो उसके अंदर जैसे फाइज़र की आफ्टर 3 वीक्स लगती है, तो कोशिश जी। करें कि दूसरी डोज़ साथ ही बुक कर लें। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि वो दूसरी डोज़ जो है आपने बुक नहीं की, तो फिर वो कई दफ़ा उसका उसको 3 टू 6 वीक्स में वैसे वो लग सकती है दूसरी डोज़ फाइज़र की। एस्ट्राज़ेनेका में तो 3 मंथ्स है सेकंड डोज़ के जी, लिए।
डॉक्टर साहब का मैसेज आप लोगों ने सुन लिया, और हमारी दोनों की उम्मीद यही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स और क्वेरीज भी हमने आंसर किए हैं, कन्फ्यूजन भी क्लियर किए हैं होपफुली। हमारे लिए कम्युनिटी के मेंबर्स के सवालात और उनकी क्वेरीज बहुत अहमियत रखती हैं, तो चूंकि ये प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यह इस प्रोग्राम के सिलसिले की पहली कड़ी थी आज, तो आगे भी हम जारी रखेंगे। इंशाल्लाह हम डॉक्टर इमरान को दोबारा दावत देंगे। तो अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हों तो आप अमाफ फेडरेशन के वॉलंटियर्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमारा ईमेल एड्रेस है info@amaf.org.au, आप उस पे ईमेल भी कर सकते हैं। हम डॉक्टर इमरान के बहुत मशहूर हैं अमाफ फेडरेशन की तरफ से और तमाम कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इतनी आसान जबान में करके आपने बताई है। एक हमें तो एक समझे एक कूजे में बंद करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, जो शायद लोगों को बहुत सारी जगहों पे जाके ढूंढना पड़ती। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपने बताया, ये तो एक नोबल कॉज़ है, आप सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, आप ज़्यादा टाइम देते हैं, चलिए आपने मुझे भी मौका दिया, अल्लाह आपको जज़ा दे, सबको अल्लाह ताला इस मर्ज़ से महफूज़ रखे, आसानियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम।